नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है और ये आज हमारी तारीख है 2 अगस्त, यानी कि हम लोग कवर करेंगे 2 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब 2 अगस्त है तो आपको मैं एक बात याद रखा देता हूँ, कल 1 अगस्त थी और 1 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया था जो कि आपको याद रखना है। और क्या बनाया गया था 1 अगस्त को? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था। क्या बनाया गया था? मुस्लिम वुमेन राइट डे बनाया गया था। अब क्यों मनाया गया था? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को, सुनिए गौर से, 2019 की कह रहा हूँ मैं, तो इस दिन ट्रिपल तलाक जो कानून है वो लागू हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उनमें 3 बार तलाक कहने पर, यानी कि जो हस्बैंड होते हैं उनके द्वारा यदि 3 बार तलाक कह दिया है तो मुस्लिम के अनुसार क्या होता है, वहाँ पर तलाक हो जाता था। अब इसी को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। ऐसा नहीं होगा, तलाक आप आसानी से नहीं दे पाओगे। इसी को हम लोग ट्रिपल तलाक बोलते हैं। 25 जुलाई को ये जो बिल है 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था, 30 जुलाई को राज्यसभा में पारित किया गया था और 1 अगस्त को ये क्या हो गया था, कानून बन गया था। फिलहाल चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। और उससे पहले यदि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओम प्रकाश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड का मुख्य सचिव ओम प्रकाश को नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह पर आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्पल कुमार सिंह की जगह पर आ रहे हैं। किसकी? उत्पल कुमार सिंह की जगह पर इनको नियुक्त किया जा रहा है। अब मुख्य सचिव क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो मुख्य सचिव का काम जो है, आप यदि देखना चाहोगे तो ये मुख्यमंत्री, यानी कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसके सलाहकार के रूप में भी काम करता है। जो सचिवालय होता है राज्य का, उसका हेड होता है। साथ ही साथ जितने भी सचिव होते हैं उन सभी का ये हेड होता है। लोकपाल के साथ मिलकर भी ये काम करता है। तो इतने सारे काम होते हैं मुख्य सचिव के। अब यदि बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण दोनों ही राजधानी है। विंटर सीजन की देहरादून है, समर सीजन की गैरसैंण है। जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बेबी रानी मौर्य वहाँ की राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, लेकिन टाइम यदि आप लोग का कंज्यूम किया जा रहा है तो आपको डिटेल भी ज़्यादा दी जा रही है। अब हमारा काम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने का नहीं है, करंट अफेयर्स के साथ साथ हमको जीके भी पढ़नी है। इसके बारे में स्टैटिक जीके जो आती है वो भी हमें पढ़ना है। कुछ अदर क्वेश्चन बस आप लोग को पढ़ते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस की सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? अब बात की गई है ओरिएंटल इंश्योरेंस की, तो इसका जो सीएमडी है वो एस राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है और एस राजेश्वरी को ये नियुक्त किया गया है। अब यदि बात की जाए ओरिएंटल इंश्योरेंस की, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 में हुई थी और इसके जो अभी चेयरपर्सन हैं, सॉरी, जो सीएमडी बन गए यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कौन बन गए? एस राजेश्वरी बन गए हैं। अब इंश्योरेंस लिखा है तो आप खुद समझ जा सकते हो कि ये क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है और इसका पूरा नाम है ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, यानी कि एक लिमिटेड कंपनी है, ना कि प्राइवेट लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में ग्रीन एनर्जी, ये क्या है, ग्रीन एग्री है ना कि एजी, क्या है, ग्रीन एग्री परियोजना शुरू की गई है? अब ये आपको बताना है ग्रीन एग्री परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो पहले तो मैं आपको ग्रीन एग्री परियोजना के बारे में फुल डिटेल देता हूँ। अब देखिए, रिसेंटली आपको पता होगा कि जो रेलवे है, रेलवे ने 2030 तक एक टारगेट सेट किया था कि नेट कार्बन जीरो का, किसका? नेट कार्बन जीरो का, यानी कि जो कार्बन एमिशन है या फिर कार्बन उत्सर्जन है वो जीरो करने का क्या किया था, रेलवे ने टारगेट सेट किया था 2030 तक। उसी प्रकार से ग्रीन एग्री परियोजना ये भी उसी प्रकार से, यानी कि इसमें भी जो कार्बन उत्सर्जन है जो कि कृषि से पैदा होता है, देखिए ग्रीन एग्री का मतलब क्या है, जो कृषि से कार्बन उत्सर्जन पैदा हो रहा है उसको कम करना है। यह इसका क्या है, परियोजना का मेन उद्देश्य है। और ये जो परियोजना है वो 5 राज्यों में लगाई गई है। अब कौन कौन से वो 5 राज्य हैं, सुनिए, इंपॉर्टेंट है। मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा
और उत्तराखंड। मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। अब बता दीजिए इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि मिजोरम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो योजना है वो 31 मार्च 2026 तक चलनी है। कब तक चलनी है? 31 मार्च 2026 तक चलनी है। उसके बाद इसे आगे कंटिन्यू भी किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। तो ग्रीन एग्री अब जब भी नाम आएगा तो दिमाग में खटकना चाहिए कि ये कार्बन उत्सर्जन कम कर रही कृषि में, 5 राज्यों में है और 5 राज्यों के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किसे AIIB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जिन लुइन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन्हीं को AIIB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब AIIB के बारे में अब ये सभी लोग जानते हैं, मैं काफ़ी बार अपनी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो इसकी जो फुल डिटेल है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है और यही आप लोग का आज का होमवर्क है, ये ज़रूर बताना है। देखिए होमवर्क आप लोग प्लीज़ आप लोग केयरफुली करा करिएगा। हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशन स्टार्ट किया है? अब देखिए यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो देखिए अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो जो अरब देश है उनका एक परमाणु रिएक्टर स्टेशन मान लीजिए आप, थर्मल स्टेशन यानी कि परमाणु रिएक्टर स्टेशन है जिसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा थर्मल स्टेशन होते हैं, हाइड्रोलिक स्टेशन होते हैं। थर्मल में क्या होता है, जो हमारे कोयला और ताप के द्वारा विद्युत की जाती है। हाइड्रोलिक में क्या किया जाता है, पानी के द्वारा हमारी जो विद्युत है वो उत्पादित की जाती है। उसी प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और इनके द्वारा क्या की जा रही है, बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। और ऐसा जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशन है वो किस देश में स्टार्ट किया गया है, ये हमको बताना है। तो इसका तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसका जो ऑपरेशन है वो 2017 में, यानी कि जो लॉन्च होना था वो 2017 में होना था, परंतु सिक्योरिटी के कारण यानी कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी तो ये अब लॉन्च हुआ है। इसकी जो एक यूनिट है वो चालू हो गई है, यानी कि 4 रिएक्टर चालू होना थे उसमें से एक रिएक्टर चालू हो गया है, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं कि इस पावर प्लांट की एक यूनिट बंद है, इस पावर प्लांट की 2 यूनिट चालू हैं। इसी प्रकार से रिएक्टर में 4 रिएक्टर बनाए जाने हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें से अभी एक चालू किया गया है। अब ये बनाया किसने है, किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए एक जॉइंट वेंचर है। क्या है? जॉइंट वेंचर है। अब आप बोलोगे सर जॉइंट वेंचर क्या होता है? तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए जब 2 कंपनियां या फिर 2 देश या फिर 2 व्यक्ति या 2 ग्रुप क्या करते हैं, समझौता करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो ये जॉइंट वेंचर हुआ है 2 कंपनियों के बीच में। कौन कौन सी कंपनी? तो ENEC, याद रखिएगा, ENEC और KEPCO। अब सर ये ENEC क्या है और KEPCO क्या है? तो ENEC का मतलब है अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कारपोरेशन, यानी कि ये UAE की होगी। कैपको का मतलब है कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, यानी कि ये कोरिया की है। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशन जो UAE में चालू हुआ है वो किसकी सहायता से चालू हुआ है? तो किस देश की सहायता से चालू हुआ है? तो कोरिया की इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन है उसके द्वारा चालू किया गया है। तो इसमें से कैपको ने क्या किया है, तो इसको ये डिज़ाइन किया है। क्या क्या है? डिज़ाइन किया है और ये क्या करेगा, इसको ऑपरेट करेगा। तो दोनों ही का एक अलग अलग काम है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी टोटल क्षमता क्या, ये भी पूछी जा सकती है आपसे। तो 5.6 गीगावाट ऊर्जा ये इसकी क्षमता है। हाल ही में रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 4 और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया है। अब इस योजना में कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं? तो देखिए पहले तो हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की, और ये है क्या। तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है इसमें क्या होगा कि जो आप सरकारी राशन की दुकान होती है तो आपका राशन कार्ड बनता है, जिसे हम लोग नॉर्मली BPL कार्ड भी नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगा, अब आपका पूरे देश में चल पाएगा, यानी कि एक कार्ड बन जाएगा आपका, जैसे कि आधार कार्ड है वो पूरे भारतवर्ष में मान्य होता है। तो इसी प्रकार से आपका एक राशन कार्ड बन जाएगा, जिसके ज़रिए आप यदि झांसी में रहते हो मान लीजिए, और आप यूपी से, जहाँ से यूपी में आता है, यूपी से आप महाराष्ट्र में जाते हो, तो आप महाराष्ट्र में भी उसी कार्ड से उसी दाम पे जो कि झांसी में आपको मिलता था आप क्या ले सकते हो, राशन ले सकते हो। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि एक देश में एक राशन कार्ड चलेगा। और इसमें रिसेंटली 4 स्टेट शामिल किए गए हैं।
कौन कौन से स्टेट शामिल किए गए हैं, 4 स्टेट, तो मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी है जो कि शामिल किया गया है। क्या है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर राज्य, नागालैंड और उत्तराखंड, ये 4 राज्य और शामिल कर लिए गए हैं। तो अब टोटल जो उनकी संख्या हो गई है वो हो गई है 24, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात की गई थी रामविलास पासवान की। तो रामविलास पासवान बताइए किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं? तो ये केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के क्या है, मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एप्पल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एप्पल जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। रिसेंटली एप्पल ने अपनी एक कैलकुलेशन साझा की है जिसमें इन्होंने बताया है कि इनकी जो बाजार का जो पूंजी है, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया है, 1.82 ट्रिलियन हो गया है। कितना हो गया है, 1.82 ट्रिलियन हो गया है। अच्छा, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो इससे पहले कोई ना कोई होगी। तो जी हाँ, इससे पहले सऊदी अरब की एक कंपनी थी जिसका नाम था सऊदी अरामको, जिसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है या फिर पूंजी है वो 1.76 ट्रिलियन है। और अब जो एप्पल है इसकी कितनी हो गई है, 1.82 ट्रिलियन हो गई है। इसी कारण ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अब यदि एप्पल की बात की जाए तो इसके इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1976 में हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी बार पूछा गया है। यदि बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूएसए में है। इसके चेयरमैन कौन है, तो आर्थर डी लेविंसन इसके चेयरमैन हैं। सीईओ कौन है, तो इम्पोर्टेंट है सीईओ का नाम, याद रखिएगा, टिम कुक इसके सीईओ हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हाल ही में भारत ने चीन से किस वस्तु के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है? तो देखिए, मोबाइल ऐप्स को तो पहले ही कर चुके थे, तो अब रिसेंटली टीवी को, यानी कि ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली गलवान घाटी के कारण भारत और चीन में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। इसी कारण चीन के साथ टीवी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और कैसा प्रतिबंध लगाया है, किसने लगाया है, ये सब हम बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको तो पता ही चल गया है। उससे पहले हम बात करते हैं एक शब्द जिसका नाम है DGFT। क्या नाम है, DGFT, समझिएगा अच्छे से। DGFT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेश व्यापार महानिदेशालय। इसका काम क्या होता है DGFT का, तो जितने भी विदेशी व्यापार हैं और विदेशी इन्वेस्टमेंट हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि आपको यदि विदेश में व्यापार करना है या विदेश में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है तो इनसे परमिशन लेना पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया था, अभी कुछ देश हैं जिस पे मुक्त व्यापार का दर्जा दिया था, या कुछ वस्तुएं हैं जिन पे ये मुक्त व्यापार का दर्जा देते हैं, यानी कि आप लोग बिल्कुल अपने बेझिझक व्यापार कर सकते हो बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के। अब लेकिन यदि आप लोग चाइना से टीवी सेट खरीदते हो तो आप लोगों को DGFT की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये प्रतिबंध अभी अभी रिसेंटली लगा दिया गया है। आई होप बात समझ में आई होगा आपको। DGFT क्या है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, यानी कि विदेशी व्यापार महानिदेशालय है। अच्छा, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। जिसके यानी कि DGFT के प्रेजेंट टाइम पर जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, अमित यादव है, या फिर बोल सकते हैं DGFT कौन है अभी इस टाइम पे, तो अमित यादव हैं जो कि एक IAS हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने भारत में 6 लाख कारीगरों की मदद करने के लिए एक कार्यक्रम से जोड़ने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका नाम है समर्थ, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब समर्थ कार्यक्रम के बारे में हम जानते हैं। तो ये जो समर्थ कार्यक्रम है वो 2019 में स्टार्ट किया गया था। अब इसमें कार्यक्रम में क्या किया गया था, तो अब जैसे कि फ्लिपकार्ट बड़ी कंपनी है, अब ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हमें क्या करना है, यदि हम लोग ऑनलाइन स्टोर करते हैं तो हमारे पास, आपने देखा होगा, कुछ दुकानों के नाम लिख कर आता है कि आपकी जो चीज़ है वो कहाँ से आ रही है। तो इसी प्रकार से जो स्थानीय कारीगर हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, क्या करने के लिए, जो स्थानीय कारीगर हैं उनको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए 2019 में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और इसी कार्यक्रम के तहत 5 NGO से समझौता किया गया था। कितने से,
5 NGO से समझौता किया गया था और इन्हीं NGO ने क्या किया था, स्थानीय लोगों को जोड़ा था, जिसमें लगभग 6 लाख कारीगर जो हैं वो इस ई प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए तैयार थे। और इन्हीं 6 लाख कारीगरों को अब जोड़ा गया है किसके तहत, समर्थ कार्यक्रम के तहत फ्लिपकार्ट से जोड़ा गया है। तो समझ में आई बात। समर्थ क्या है, जो हमारे रोजगार है या फिर स्थानीय कारीगर हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का एक कार्यक्रम है जो कि 2019 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, फ्लिपकार्ट के द्वारा चलाया गया था। फ्लिपकार्ट की बात की जाए तो ये क्या है, ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो वॉलमार्ट का है। किसका है, वॉलमार्ट का है। हालांकि 4 कंपनियों का इसमें हिस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो 81.3% वॉलमार्ट का है। साथ ही साथ टाइगर मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ इसमें शेयर है और कुछ एसएल का भी इसमें शेयर है। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्लिपकार्ट की, तो 2007 में हुई थी और कल्याण कृष्णमूर्ति इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO हैं। हाल ही में किसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोटा। अब देखिए इसका लिखने का तरीका ये होता है MOTA, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अब जो हमारे ट्राइबल होते हैं यानी कि आदिवासी लोग होते हैं उन्हीं की मिनिस्ट्री है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मोटा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसका काम क्या होता है ये सभी हम अभी बात करेंगे। पहले तो हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी यदि बात की जाए तो सेक्रेटरी कौन है, तो दीपक खांडेकर इसके सेक्रेटरी हैं। कौन है, दीपक खांडेकर इसके सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ इसका काम क्या होता है, तो जो भी ट्राइबल लोग हैं उनके कल्याण की योजना बनाता है, यानी कि उनके वेलफेयर में ये काम करता है, उनके लिए नीति निर्माण करता है और उनके लिए रिसर्च करता है। साथ ही साथ उनका विकास किस प्रकार से हो, यानी कि ट्राइबल लोग का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो, उसके बारे में भी ये सोचता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का यही काम होता है। अब इनको स्कॉच गोल्ड अवार्ड क्यों दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, आदिवासियों को जोड़ने के लिए एक सक्षम IT योजना बनाई थी और उसी IT योजना के लिए इनको क्या दिया गया है, स्कॉच अवार्ड दिया गया है। अब कुछ जुलाई के क्वेश्चन जैसा कि मैं आप लोगों को बताता था, तो जुलाई के क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदाता के रूप में उभरा है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग सभी लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लोग के लिए, क्योंकि ये यूपी का क्वेश्चन है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है। अब सबसे ज़्यादा रोजगार का मतलब कितना दिया है और कितना % दिया है ये सभी लोग हम जानेंगे। तो देखिए मनरेगा के तहत 57 लाख एम्प्लॉय को रोजगार दिया है। कितने, 57 लाख एम्प्लॉय को रोजगार दिया है, जो कि पूरे भारत का 18% रोजगार है। क्या है, पूरे भारत का 18% रोजगार है जो है वो उत्तर प्रदेश ने दिया है। किसने दिया है, उत्तर प्रदेश ने दिया है। साथ ही साथ यदि बात की जाए मनरेगा की, तो मनरेगा आप लोग जानते हैं इसका नाम क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इसका पूरा नाम है। 2 फरवरी 2006 को ये योजना स्टार्ट हुई थी, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। अब इसमें क्या होता है, 100 दिन का काम दिया जाता है। अब जिनको 100 दिन का काम नहीं मिलता है तो उनको 100 दिन के काम की जगह पैसे दिए जाते हैं। और पैसे कितने दिए जाते हैं, तो 202 रुपये पर डे के हिसाब से ये पैसे दिए जाते हैं। तो ये एक योजना है जिसमें 100 दिन का काम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत आपातकालीन सिचुएशन फंड के ऑडिटर के रूप में किसे चुना गया है। अब देखिए फंड है, इसके ऑडिटर के रूप में किसे चुना गया है। अब देखिए रिसेंटली क्या हो रहा था, PM जो केयर फंड बना था उसके बारे में काफ़ी अफवाहें की जा रही थी, यानी कि काफ़ी बातें की जा रही थी कि PM हमको बताते क्यों नहीं, इसका ऑडिट कौन कर रहा है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि इसकी देखभाल कौन कर रहा है, इसकी पूरी जांच पड़ताल कौन कर रहा है। अब क्या होता है, कोई भी सरकारी फंड होता है तो उसका ऑडिट कौन करता है, यानी कि उसका जो देखभाल है वो कौन करता है, या उसकी पूरी ऑडिट कौन करता है। तो कौन करता है उसका ऑडिट, तो कैग करता है, जो कि आपने पढ़ा होगा CAG, क्या पढ़ा होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ये आपने पढ़ा होगा। तो कोई भी सरकारी काम होता है, एक सरकारी फंड होता है, उसका कैग करता है। परंतु जो PM केयर फंड है वो एक सरकारी फंड नहीं है, इसी कारण इसकी जो देखभाल या फिर ऑडिट है उसे किसे दिया गया है, शार्क एंड एसोसिएट को दिया गया है। किसे दिया गया है,
शार्क एंड एसोसिएट को दिया गया है। ये हैदराबाद की एक कंपनी है और यही इसका ऑडिट करेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यक्रम को गति देने और विशेष तौर पर अपने घर वापस लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है। तो अब ये आप लोग खुद बता सकते हो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पीएम गरीब कल्याण योजना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये योजना है क्या, तो देखिए इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में विकास किया जाएगा, साथ ही साथ प्रवासी जो मजदूर हैं उनको आजीविका भी प्रदान की जाएगी। अब ये 6 स्टेट के 116 डिस्ट्रिक्ट में क्या की गई है, लागू की गई है। और इसमें क्या किया जाएगा, 125 दिन का काम किया जाएगा। देखिए मनरेगा में 100 दिन का काम दिया जाएगा, लेकिन इसमें 125 दिन का काम दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो मजदूरी है वो मनरेगा के बराबर, यानी कि 202 रुपये प्रति दिन के हिसाब से इसमें भी मजदूरी दी जाएगी। और ये योजना है वो 20 जून 2020 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, 20 जून 2020 को लागू हुई थी और 6 स्टेट के 116 डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। अब 6 स्टेट कौन कौन से हैं, तो एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये 6 स्टेट में ये योजना शुरुआत की गई थी। कौन सा देश एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि बहरीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से नैतिक अधिकारी और लोकपाल के रूप में 1 साल का विस्तार किया है। तो बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डी के जैन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन स्टडी के हिंदी चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।